कोरोना का खतरा अभी टला भी नहीं था और दुनिया के सामने एक और जानलेवा बीमारी ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद सुपरबग नाम की बीमारी ने भारत सहित पूरी दुनिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। Our entire medical system really relies on antibiotics. This would be the biggest health crisis that we've experienced this century. We don't hear about it, but it's already here. Nobody is safe until we're all safe. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि वो आपको या आपके फैमिली को या आपके क्लोज वंस को अफेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड जानिए कि व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड व्हेन नॉट टू यूज एंटीबायोटिक्स। मौत का डर सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। Antimicrobial resistance is a pretty big problem in Australia. It's associated with thousands of deaths a year. And Simon had contracted an antibiotic-resistant bacterium, a superbug, and I had never heard of any of this. And by the time his family reached India, there were no complications. They were just telling us we need to take him back in for another surgery. And we didn't understand why. The newest threats, where did it come from? We don't know exactly where this bacteria came from. एंटीबायोटिक्स वो ज़्यादा दवाई है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करती है, जैसे निमोनिया, यूटीआई, टीबी। ये सब दवाइयाँ सालों की रिसर्च से बनती है, जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। चेन्नई के 2015 के फ्लड्स में हजारों लोगों को बीमारी आई थी, बट एंटीबायोटिक्स की वजह से काफी लोगों की जान बची। ये 21वीं सदी में महातबाही पर बनी किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असली तबाही की तस्वीरें हैं। 24 घंटे हुई जबरदस्त बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेसिफिकली डॉक्सीसाइक्लिन हम यूज करते थे फॉर वेरी ड्रेडफुल डिसीजेस लाइक लेप्टोस्पायरोसिस। ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, நீங்களா எடுத்துக்காதீங்க. 2050க்குள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் எதிர்ப்புனால எவ்ரி இயர் 1 கோடி உயிரிழப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அவேர்னஸ் வீக்ல ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா போராட உறுதி மேற்கொண்டு கவனமா செயல்படலாம். लेकिन दोस्तों इंडिया में 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं और क्वैक्स या फिर कुछ डॉक्टर्स के गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से इस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिया में एक मैसेज क्यों इतनी बड़ी है, हम इसकी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। To Kenya's chicken farms, where antibiotics are part of the daily diet and the problem. They're inside a lab in the UK, where the DNA of superbugs are sequenced and tracked. In this special program, we track the rise of the superbug. From a growing caseload of untreatable diseases in India, we take a look at a tiny device developed in the US that could save millions of lives. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। इस बात से मुझे वो बात याद है मिस्टर फ्लेमिंग की। उन्होंने कहा था कि द थॉटलेस पर्सन प्लेइंग विद पेनिसिलिन इज मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द मैन हु सकम्स टू इन्फेक्शन विद अ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब उन्होंने बोला था कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को थॉटलेस इस्तेमाल करोगे, बिना सोचे समझे इस्तेमाल करोगे, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को समझ जाते हैं और अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं कर पाता। ये तब होता है जब हम हर छोटी छोटी बीमारी पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, नॉन इंडिकेटेड चीज़ों के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या फिर घर में पड़ी हुई एंटीबायोटिक्स को ऐसे ही हम ले लेते हैं बिना किसी एडवाइस के। फार्म्स में एनिमल्स की ग्रोथ के लिए भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इंडियन डेटा बताता है कि 40% सेल्फ मेडिकेशन केसेस रेजिस्टेंस को बढ़ा देते थे। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट सुपरबग क्राइसिस है। 70% ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, 58% ऑफ क्लेप्शियरिया बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो चुका है। 10 लाख से ज्यादा डेथ्स एनुअली होती है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। 13 बिलियन एंटीबायोटिक डोसेस हर साल कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया में जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन रेट है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बट बिकॉज ऑफ द मिसयूज एज वेल। अनरेगुलेटेड प्रिस्क्रिप्शन, 60% ऑफ द प्राइवेट डॉक्टर्स एंड क्वैक्स अनरेगुलेटेड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं बिना किसी टेस्ट के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जहाँ पे इन्फेक्शन है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक मेटा एनालिसिस ने बताया था कि 50% ऑफ आउटपेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस आर इनअप्रोप्रिएट। 68% ऑफ द फार्मेसिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दे देते हैं। इंडिया के अंदर मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी का केस लोड सबसे ज्यादा है, वो है 11%। चलिए कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं इंडिया एंड वेस्ट के अंदर।
वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में 30 लाख रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन उस 30 लाख में से सिर्फ 35,000 डेथ होती है, जो कि इंडिया से काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉलो होता है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। वहाँ पे वो प्रोग्राम मैंडेटरी है, जो 20 to 30% इनअप्रोप्रिएट यूज़ को कम कर देता है। इवन इफ वहाँ पे किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया और एंटीबायोटिक स्टीवर्ड्स को ऐसा फील होगा कि इट इज़ अननेसेसरी, तो वो लोग उस एंटीबायोटिक को डोज़ को पेशेंट तक जाने नहीं देते हैं। देयर आर ऑल्सो सम प्रोग्राम्स व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स। जो एंटीबायोटिक्स आपका कोर्स खत्म होने के बाद बचे हुए रहते हैं, उनको गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर फार्मेसीज़ फिर से अपने पास ले लेते हैं, ताकि वो पड़े हुए एंटीबायोटिक का कोई इस्तेमाल ना कर सकें। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द सिनेरियो इन द यूनाइटेड किंगडम यूके। 7 करोड़ से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शंस जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द वॉच कैटेगरी रूल्स, वॉच कैटेगरी रूल्स आपका एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम की तरह ही है, जहाँ पे ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कंप्लीटली बैन कर चुके हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस रेट जो है वो 40% से ज़्यादा कम हो गया है। मतलब अगर आप यूके में हो तो आपके बैक्टीरियाज या फिर आपको रेजिस्टेंस होने का चांसेस 40% लेस है। जबकि अगर इंडियन कंपैरिजन हम करेंगे, 1000 पीपल एंटीबायोटिक डे यूज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है। 60% शेड्यूल H1 एनफोर्समेंट का फेलियर है बिकॉज ऑफ द मिस यूज बाय क्वैक्स और प्राइवेट क्लिनिक्स या फिर ओटीसी प्रोडक्ट ऑफ द या फिर मेडिकल शॉप से जो आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसकी वजह से। चलिए देखते हैं व्हाई वी आर मोर वल्नरेबल। सबसे पहला, 60% ऑफ द प्राइवेट डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं वो अनरेगुलेटेड होते हैं। रूरल इंडिया में 80% ऑफ द एंटीबायोटिक बिना डायग्नोसिस के दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलमोस्ट 68% फार्मेसीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेच देते हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। शायद अगर आप ये वीडियो जब देखते रहे तो आपने ये टॉपिक के बारे में कभी सोचा नहीं रहेगा, बट ये साइलेंटली आपको या आपके लव्ड वंस को कभी ना कभी अफेक्ट करने वाला है। लोग एंटीबायोटिक्स को पेन किलर की या फिर फीवर की दवा समझते हैं और खाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं ज़ख्म सूखने की दवा दो। ज़ख्म हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर से सूखती है। कोई भी एंटीबायोटिक आपके ज़ख्म को सुखा नहीं सकता। एंटीबायोटिक सिर्फ तब दे सकते हैं जब ज़ख्म के अंदर या फिर आपके वूंड के अंदर कोई इन्फेक्शन रहे। अगर वूंड क्लीन है तो एंटीबायोटिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। 70% ऑफ द फीवर्स जो होते हैं वो वायरल फीवर्स होते हैं, एंड वायरल फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग 2 दिन के फीवर के अंदर ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल चालू करते हैं, एंड जैसे ही ठीक लगता है वो उसको छोड़ देते हैं, तो कोर्स भी इनकम्प्लीट रख देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के बैक्टीरियाज धीरे-धीरे करके रेजिस्टेंस बनने लग जाते हैं। इंडिया में 70% ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइव स्टॉक या फिर कैटल से या फिर जो पोल्ट्री है उसके अंदर यूज़ होता है फॉर मेकिंग देम ग्रो बेटर, एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। चलिए देखते हैं कि बहुत सारे मिथ्स है इसके अंदर, वो हम डिबंक करने की कोशिश करते हैं। हर फीवर में एंटीबायोटिक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर फीवर में नहीं देखना चाहिए। अभी हम लोग ने देखा कि 70% ऑफ द टाइम्स द फीवर इज़ वायरल फीवर, एंड जिसके अंदर आपको किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक आप प्रॉपर टेस्ट ना करें या फिर आपके ब्लड पैरामीटर्स ये नहीं दिखाएँ कि आपको इन्फेक्शंस है, तब तक आप बैक्टीरियल या फिर एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स लेना इज़ नॉट राइट। कोर्स पूरा करना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे बताया था कि 50% ऑफ द पेशेंट्स एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करते। अधूरे कोर्स की वजह से बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अपना कोर्स पूरा करना मत भूलिए। अगर आपको एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है तो उसका कोर्स को कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं, ये भी गलत है। एक चेन्नई की एक स्टडी हुई थी जहाँ पे एक पेशेंट ने ये सोच के कि 2-2 एंटीबायोटिक्स खाऊँगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, दवाइयाँ ली और वो लैंड अप हो गया एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया में, और एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया की वजह से उसको फिर से एडमिट करना पड़ा। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप एक्सेसिव दवाई लोगे, सी ऑल दवाई या फिर ऑल एंटीबायोटिक्स आर आल्सो केमिकल, तो ये आपके लिवर को या फिर किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर जीआई ट्रैक्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्थ मिथ, क्वैक या केमिस्ट से दवाई लेना सेफ होता है। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स बढ़ गए हैं। हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मेडिकेशंस लेना चाहिए, और मेडिकल से या मेडिकल पर्सन से, फार्मेसी से दवाई लेना बिल्कुल गलत है। प्लीज़ आप इससे अपने आप को बचाइए। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द सेफ एंटीबायोटिक यूज़। एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे लो आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे कि एब्सेस हो गया, एपेंडिसाइटिस है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या निमोनिया जैसे फीचर्स है, या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है या सोर थ्रोट है जो बैक्टीरियल दिख रहे हैं, उसके बाद ही आप एंटीबायोटिक्स लो। या फिर कभी-कभी आपको ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं जहाँ पे ईएनटी के डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन एंड एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करो। याद रखो, प्रिवेंशन इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन, ये सब इन्फेक्शन को कम करते हैं। जितना पॉसिबल हो सके मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर के अंदर लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स को मत रखो। लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स आप दूसरे मेंबर्स को दे देते हो, वो भी इनकम्प्लीट डोसेज में, व्हिच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। हाउ वी शुड फाइट बैक? हॉस्पिटल स्टीवर्डशिप, केरला कैंपेन एंड WHO लोगो।
इंडिया में एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हॉस्पिटल में शुरू किया है। एम्स दिल्ली ने 30% इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन को कम कर दिया था विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी या फिर बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जहाँ पे एंटीबायोटिक का यूसेज काफ़ी कम हो चुका है कंपैरेटिवली। सिमिलरली हम लोग केरला मॉडल देख सकते हैं। केरला में 2024 में स्टेट वाइड कैंपेन किया था, जहाँ पे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक यूज़ पे बैन कर दिया था, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होने के चांसेस है। उसका स्टडी कंप्लीट होने के बाद वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस की बहुत कमी है। सो शेड्यूल H1 ड्रग के बारे में अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को ये पता चले कि शेड्यूल H1 ड्रग नहीं लेना चाहिए, तो लोग अपने आप को इससे रिफ्रेन करेंगे। ग्लोबल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम रेजिस्टेंस को 15% से भी कम कर देते हैं। हम सबका इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, फार्मासिस्ट। एंटीबायोटिक को रिस्पेक्ट देना होगा, अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा जब आपके लव्ड वंस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बचेंगे। दोस्तों, उस मल्टीपल ओकेजन पे हमने देखा है कि एंटीबायोटिक्स ने कितने सारे लोगों की जान बचाई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट सुनामी है, जिसे आपको और मुझे मिल के रोकना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप ही इसको अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेयर वाइटल्स पे हम लोग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को पूरा डिसेक्ट करते हैं, डाइव इन करते हैं एंड आपकी हेल्थ के लिए हम लोग निरंतर कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।